कहानी की शुरुआत में हम कोरिया के शहर के बीचों बीच एक सफेद कलर की गाड़ी को देखते हैं जिसमें एक आदमी सवार होता है और वो आदमी चारों तरफ अपनी नजरें घुमा रहा होता है जैसे वो अपना शिकार ढूंढ रहा हो। और तभी उसे सामने एक ब्लैक कलर की गाड़ी दिखाई देती है जिसे देखकर वो आदमी उस ब्लैक कलर की गाड़ी का पीछा करने लगता है और कुछ ही दूर आगे जाने के बाद वो आदमी सीधे उस ब्लैक कलर की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार देता है। अब पीछे से गाड़ी को टक्कर लगने के बाद वो आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और अपना मोबाइल फोन निकालकर इंश्योरेंस के लिए गाड़ी की फोटो लेने लगता है ताकि गाड़ी को जो कुछ नुकसान भी पहुंचा है वो इंश्योरेंस कंपनी भर सके। लेकिन उसे पता नहीं था कि गाड़ी से बाहर उतरना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। अब जब वो आदमी अपनी गाड़ी की फोटो लेने में बिजी होता है तभी वो आदमी जिसने पीछे से काले रंग की गाड़ी को टक्कर मारी थी वो चाकू निकालकर उस ब्लैक कलर की गाड़ी वाले आदमी पर वार करता है और फिर उसे उसी की गाड़ी के अंदर ले जाकर मार डालता है। अब उस आदमी को ठिकाने लगाने के बाद वो किलर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है और अगले ही दिन पुलिस की एक टीम उस जगह पर पहुंचती है जहां रात को किलर ने एक आदमी को गाड़ी में मार दिया था। अब यहाँ पुलिस डिटेक्टिव उस आदमी की डेड बॉडी को काफी गौर से देखता है और फिर वो गाड़ी के चारों तरफ नजर घुमाता है जहां उसे गाड़ी के पीछे एक सफेद रंग का डेंट दिखाई देता है जिसे देखकर डिटेक्टिव समझ जाता है कि इस गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी गई थी। और साथ ही डिटेक्टिव सफेद रंग के डेंट को देखते हुए यह भी समझ जाता है कि इस गाड़ी को एक सफेद रंग की गाड़ी ने टक्कर मारी थी। अब यहाँ डिटेक्टिव गाड़ी के पीछे लगे डेंट की फोटो ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक माफिया बॉस को देखते हैं जिसका नाम डोंगसू है और डोंगसू कोरिया का सबसे पावरफुल इंसान है जिसके गैम्बलिंग के कई सारे अड्डे हैं जहां से वो ढेर सारा पैसा कमाता है। लेकिन आजकल उसका बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा क्योंकि कोरिया का एक दूसरा माफिया बॉस उसके बिजनेस में टांग अड़ा रहा है। इसीलिए डोंगसू उस माफिया बॉस के पास जाता है जिसका नाम रोलेक्स है। अब यहाँ मीटिंग के दौरान रोलेक्स डोंगसू को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता और बिजनेस की इंपॉर्टेंट मीटिंग करने के बजाय खाना खाने लगता है। अब यहाँ डोंगसू को गुस्सा तो काफी आता है लेकिन डोंगसू खुद पर काबू रखते हुए रोलेक्स के खाना खाने का इंतजार करता है। अब खाना खाने के बाद डोंगसू रोलेक्स से कहता है कि आज के बाद ना तुम मेरे बिजनेस में टांग अड़ाओगे और ना ही मैं तुम्हारे बिजनेस को बिगाड़ने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर रोलेक्स मुस्कुराता है और इससे पहले कि रोलेक्स डोंगसू की इस डील से इनकार कर पाता तभी इन दोनों के बॉडीगार्ड्स एक दूसरे से बहस करने लगते हैं और एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं। यह देखकर डोंगसू को गुस्सा आ जाता है और डोंगसू खड़ा होकर सबसे पहले अपने गार्ड को बुरी तरह से पंच मारता है जिसके बाद वो रोलेक्स के गार्ड को पकड़कर जबरदस्ती उसके मुंह से दांत खींचकर निकाल लेता है और यह सब देखकर रोलेक्स की सारी हेकड़ी निकल जाती है। अब कुछ देर पहले रोलेक्स डोंगसू को हल्के में ले रहा था लेकिन अब यह सब कुछ देखने के बाद रोलेक्स डर जाता है और फिर यहाँ डोंगसू उसके गार्ड के दांत शराब के ग्लास में डालकर रोलेक्स को पीने के लिए कहता है। अब डर के मारे रोलेक्स वो शराब पी लेता है और फिर यहाँ इन दोनों के बीच डील फिक्स हो जाती है कि आज के बाद यह दोनों एक दूसरे के धंधे में टांग नहीं अड़ाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव को देखते हैं जिसने कार के बैक साइड की सफेद डेंट की फोटो ली थी और यहाँ डिटेक्टिव अपने बॉस को पिछली रात कार में हुए मर्डर के कुछ सबूत दिखाते हुए कहता है कि पिछले कई महीनों से शहर में इसी तरह से मर्डर हो रहे हैं और सभी मर्डर चाकू से हुए हैं जिसका मतलब कि शहर में कोई खतरनाक सीरियल किलर है जो सभी को मार रहा है। लेकिन पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव की बात पर यकीन नहीं करता और डिटेक्टिव को बाहर जाने को कहता है। वहीं हम डोंगसू को देखते हैं जो रोलेक्स के साथ डील फिक्स करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर घर वापस आने लगता है और जैसे ही डोंगसू एक सुनसान सड़क पर पहुंचता है तभी पीछे कोई अनजान आदमी उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। दरअसल यह वही किलर होता है जिसने पिछली रात इसी तरह से एक गाड़ी को टक्कर मारकर उस आदमी को मार दिया था। लेकिन किलर को पता नहीं था कि आज जिस इंसान से वो पंगा ले रहा है वह एक माफिया डॉन है। अब यहाँ डोंगसू गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी के बैक साइड को देखता है और डोंगसू देखता है कि मेरी गाड़ी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है इसलिए वह उस किलर को माफ करके जाने को कहता है। अब डोंगसू जैसे ही अपनी गाड़ी में वापस बैठने के लिए आ रहा होता है तभी पीछे से वो किलर आकर डोंगसू पर चाकू से वार करता है। लेकिन किलर को पता नहीं था कि इस बार वो गलत आदमी से उलझ रहा है और यहाँ डोंगसू उस किलर को उठाकर जमीन पर पटक देता है। लेकिन किलर रुकने वाला नहीं था और वो फिर से खड़ा होकर डोंगसू पर चाकू से कई बार करता है। अब यहाँ डोंगसू गुस्से में आकर उस किलर से चाकू छीन लेता है और फिर सीधे उस किलर के सीने पर चाकू से वार करता है जिससे वो किलर बुरी तरह से घायल हो जाता है। और यहाँ वो किलर समझ जाता है कि इस आदमी को मारना आसान नहीं, इसलिए वो किलर दौड़ते हुए अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और फिर वो गाड़ी स्टार्ट करके डोंगसू को सड़क के बीचों बीच गाड़ी से टक्कर मारकर भाग जाता है। इसके बाद डोंगसू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यहाँ डोंगसू के गार्ड्स
अपने बॉस की इस हालत को देखकर काफी गुस्सा होते हैं और ये लोग सीधा रोलेक्स के गैम्बलिंग अड्डे पर हमला कर देते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि हमारे बॉस को रोलेक्स के लोगों ने मारा है। और यहाँ ये लोग रोलेक्स के धंधे वाली जगह में काफी तोड़फोड़ मचा देते हैं। साथ ही ये लोग रोलेक्स के कई लोगों को बुरी तरह से पीटते हैं। वहीं अगली सुबह डोंगसू को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो वो अपने गार्ड से कहता है कि कल मुझ पर हमला रोलेक्स के लोगों ने नहीं किया था, बल्कि वह एक अनजान आदमी था। मुझे उस आदमी का चेहरा याद है और मैंने उस आदमी की गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया है। अब यहाँ डोंगसू एक पेपर पर किलर की गाड़ी का नंबर और उसकी डिटेल लिख देता है और अपने आदमी को वह पर्ची देते हुए कहता है कि जल्द से जल्द इस आदमी को ढूंढ कर मेरे पास ले आओ। अब यहाँ कुछ देर बाद पुलिस डिटेक्टिव भी डोंगसू के पास आता है और डोंगसू से पूछता है कि रात को तुम पर किसने हमला किया था। लेकिन डोंगसू डिटेक्टिव को उस किलर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि डोंगसू इस किलर को खुद ही पकड़कर मारना चाहता था। अब डिटेक्टिव को कुछ भी इंफॉर्मेशन न मिलने पर वह खुद ही जांच करने का फैसला कर लेता है और बाहर निकलकर डिटेक्टिव डोंगसू की गाड़ी की जांच शुरू कर देता है, जहां उसे गाड़ी के बैक साइड पर पिछले मर्डर की तरह सफेद डेंट दिखाई देता है, जिसे देखकर डिटेक्टिव समझ जाता है कि डोंगसू पर भी उसी सीरियल किलर ने हमला किया है जो पिछले कई महीनों से लोगों को बेरहमी से मार रहा है। वहीं अंदर डोंगसू के पास माफिया डॉन रोलेक्स आता है और रोलेक्स डोंगसू से कहता है कि तुम्हारे आदमियों ने कल रात को मेरे अड्डे पर हमला किया था, जिसमें मेरा काफी नुकसान हुआ है और अब तुम्हें मेरे नुकसान की भरपाई करनी होगी, जिसके लिए डोंगसू मान जाता है। और डोंगसू रोलेक्स से कहता है कि तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है मैं तुम्हें उस नुकसान के पैसे दे दूंगा। अब जाने से पहले रोलेक्स डोंगसू का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर मुझ पर कोई तुम्हारे जैसा हमला करता तो अब तक मैंने उस किलर को पकड़ भी लिया होता, और अगर अभी तक मैं इस किलर को नहीं पकड़ पाया होता तो मैं शर्म से खुद को मार देता। और ये सब बुरा भला कहकर रोलेक्स वहाँ से चला जाता है। वहीं डिटेक्टिव अपने ऑफिसर से कहता है कि डोंगसू की गाड़ी के पीछे भी सेम उसी तरह का निशान है जो निशान मुझे पिछली बार मारे गए आदमी की गाड़ी के बैक साइड से मिले थे, इसलिए आप मुझे इजाजत दें कि मैं डोंगसू से इन्वेस्टिगेशन कर सकूं, क्योंकि डोंगसू अकेला वह बंदा है जिसने अपनी आंखों से किलर को देखा है। और फिर डोंगसू से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम लोग आसानी से उस किलर को पकड़ सकते हैं। लेकिन ऑफिसर डिटेक्टिव को डोंगसू से इन्वेस्टिगेशन के लिए इजाजत नहीं देता। वहीं डोंगसू मार्केट में अपनी गिरती हुई रेपुटेशन की वजह से काफी मायूस होता है, क्योंकि अब तक वो उस किलर को नहीं पकड़ सका जिसने उस पर हमला किया था। अब यहाँ डोंगसू उस किलर का एक स्केच तैयार करवा देता है और वो स्केच डोंगसू अपने आदमी को देकर कहता है कि पूरे शहर का कोना कोना छान मारो, मुझे जल्द से जल्द हर हाल में यह आदमी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम किलर को देखते हैं जो अपने अगले शिकार को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर दिखाई देता है जो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। अब यहाँ किलर उस ट्रक ड्राइवर पर चाकू से कई वार करके उसे मार डालता है, जिसके बाद किलर उस ड्राइवर के ट्रक में बैठकर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ट्रक में एक और आदमी भी है और यहाँ किलर उस आदमी पर हमला करके उसे भी मार डालता है। लेकिन यहाँ गलती से उस किलर से चाकू नीचे गिर जाता है और किलर उस चाकू को उठाने के बजाय चला जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस चाकू को छोड़ने की गलती आगे जाकर उसे बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। वहीं दूसरी तरफ डोंगसू किलर को अभी तक पकड़ने में नाकाम था और इसी नाकामी की वजह से मार्केट में डोंगसू की रेपुटेशन गिरती जा रही थी। कोई भी इन्वेस्टर डोंगसू के साथ काम करने को तैयार नहीं था और इस चीज का फायदा माफिया बॉस रोलेक्स उठा रहा था। और यह सब ठीक हो सकता था, लेकिन यह सब ठीक करने के लिए डोंगसू को सबसे पहले किलर को पकड़ना होगा। और तभी डोंगसू के पास उसका आदमी आता है और वो आदमी डोंगसू से कहता है कि हम अभी तक किलर को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन हमें किलर का चाकू मिल गया है जिससे किलर ने पिछली रात 2 मर्डर किए हैं। साथ ही किलर की गाड़ी का जो नंबर आपने हमें दिया था वो गाड़ी भी हमें मिल गई है। अब यहाँ डोंगसू का आदमी डोंगसू से कहता है कि जिस तरह से रोलेक्स के साथ तुमने डील की थी कि तुम दोनों कभी भी एक दूसरे के बिजनेस में टांग नहीं अड़ाओगे, लेकिन रोलेक्स ने रूल्स को फॉलो न करते हुए तुम्हारी डील तोड़ दी है। रोलेक्स के लोग अब हमारे एरिया में बिजनेस करने लगे हैं। साथ ही पूरे शहर में ये बात फैल गई है कि डोंगसू कमजोर पड़ गया है, इसलिए अब हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। ये सुनकर डोंगसू परेशान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि किलर को कैसे पकड़ा जाए। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और अगले ही दिन वो डिटेक्टिव को अपने घर पर बुलाता है और उससे कहता है कि हम दोनों ही उस किलर को ढूंढ रहे हैं, इसलिए क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला लें और फिर मिलकर हम दोनों उस किलर को ढूंढेंगे, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। साथ ही वह डिटेक्टिव से कहता है कि मुझे उस किलर की गाड़ी भी मिल चुकी है, लेकिन डोंगसू डिटेक्टिव को चाकू के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब यहाँ ये दोनों डील फिक्स कर देते हैं कि जिसको भी वो किलर पहले मिला तो वो किलर उसका हो जाएगा। यहाँ डिटेक्टिव सोच रहा था कि मैं डोंगसू से पहले उस किलर को पकड़कर कोर्ट में पेश कर दूंगा और फिर मुझे प्रमोशन मिल जाएगी, जबकि डोंगसू सोच रहा था कि मैं किलर को पकड़कर उसे कुत्ते की मौत मार दूंगा। अब डील होने के बाद डोंगसू डिटेक्टिव को एक टेप दिखाते हुए कहता है
कि तुम्हारी सारी बातें इस टेप में रिकॉर्ड हो रही थीं, इसलिए अगर तुमने कभी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो यह रिकॉर्डिंग मैं दुनिया के सामने ला दूंगा। अब यहाँ डोंगसू डिटेक्टिव को उस किलर की स्केच दे देता है और फिर डिटेक्टिव किलर को ढूंढने के काम पर लग जाता है और वो सबसे पहले उस किलर की गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन करता है जिसे डोंगसू के आदमियों ने ढूंढ लिया था। और यहाँ डिटेक्टिव को उस गाड़ी के अंदर किलर के फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं। वहीं डोंगसू मौके का फायदा उठाते हुए अपने आदमी को उस किलर का चाकू देकर उससे कहता है कि जाओ और रोलेक्स को मार दो, क्योंकि उसके साथ जो डील हुई थी उसने वो डील तोड़ दी है। वो मेरी गिरती हुई रेपुटेशन का फायदा उठाकर मेरे इलाके में अपना बिजनेस चला रहा है। अब डोंगसू की बात को मानते हुए डोंगसू के लोग रोलेक्स के घर में पहुंच जाते हैं, जहां रोलेक्स सो रहा होता है और यह लोग उसके मुंह पर तकिया रखकर उसे मार डालते हैं। जिसके बाद यह लोग बड़ी चालाकी से रोलेक्स के पेट में किलर का चाकू घोंप देते हैं ताकि लोगों को लगे कि डोंगसू ने रोलेक्स को नहीं मारा बल्कि उस सीरियल किलर ने रोलेक्स को मारा है। और होता भी ऐसा ही है। अगले दिन पुलिस जब रोलेक्स की बॉडी की इन्वेस्टिगेशन करती है तो जिस चाकू से रोलेक्स को मारा गया था उस चाकू पर किलर के फिंगरप्रिंट्स होते हैं और ये फिंगरप्रिंट्स किलर की गाड़ी से मिले हुए फिंगरप्रिंट्स से मैच हो जाते हैं। अब यहाँ ये बात पूरे शहर में फैल जाती है कि शहर में कोई सीरियल किलर घूम रहा है जो बड़ी बेरहमी से लोगों को मार रहा है। और साथ ही पूरी पुलिस डिपार्टमेंट भी अब सीरियल किलर को ढूंढने के काम पर लग जाती है। लेकिन जब यह बात डिटेक्टिव को पता चलती है कि रोलेक्स को भी उस किलर ने मारा है तो डिटेक्टिव को इस बात पर यकीन नहीं होता और डिटेक्टिव समझ जाता है कि रोलेक्स को डोंगसू ने मारा है। इसीलिए वो सीधा डोंगसू के पास पहुंचता है और चुपके से एक टेप रिकॉर्डर ऑन करके डोंगसू से पूछता है कि क्या तुमने रोलेक्स को मारा है, जिस पर डोंगसू हाँ में जवाब देता है। और यह सारी बातें डिटेक्टिव एक टेप में रिकॉर्ड कर लेता है। वहीं अब पूरे शहर में टीवी पर दिखाया जाता है कि एक सीरियल किलर ने रोलेक्स नामी माफिया डॉन को मार दिया है। और यह खबर होटल में बैठा हुआ सीरियल किलर सुन लेता है, जिसे सुनकर सीरियल किलर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे एक ऐसे मर्डर में फंसाया जा रहा था जो उसने कभी किया ही नहीं था और अब पूरे शहर की पुलिस उसके पीछे पड़ गई थी। इसलिए वो किलर सीधा रोलेक्स के फ्यूनरल पर जाता है, जहाँ पर ढेर सारे लोग आए होते हैं और इन्हीं लोगों के बीच डोंगसू भी मौजूद होता है। लेकिन रोलेक्स के लोगों को इस बात की खबर नहीं होती कि हमारे बॉस को डोंगसू ने मारा है। तब यहाँ किलर रोलेक्स के बेटे के पास आता है और उसे एक लेटर देता है जिसमें उसने लिखा था कि तुम्हारे पिता का मर्डर मेरे चाकू से तो हुआ है, लेकिन तुम्हारे पिता को मैंने नहीं मारा बल्कि तुम्हारे पिता को मारने वाला आदमी इन्हीं लोगों के बीच मौजूद है। और फिर वो किलर डोंगसू की तरफ इशारा करता है। अब रोलेक्स का बेटा जो पहले से डोंगसू पर शक कर रहा था उसे यह बात कंफर्म हो जाती है कि मेरे पिता को डोंगसू ने ही मारा है। इसीलिए अब रोलेक्स का बेटा बदले की आग में जलने लगता है। और अगले दिन जब डिटेक्टिव और डोंगसू किलर की गाड़ी में और सबूत ढूंढ रहे होते हैं तभी वहां पर रोलेक्स का बेटा अपने पिता का बदला लेने के लिए अपने आदमियों के साथ डोंगसू पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ डोंगसू और डिटेक्टिव उन लोगों का डट कर मुकाबला करते हैं और काफी देर तक लड़ने के बाद ये दोनों एक एक करके उन सभी लोगों को मार देते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तब वहाँ लेडी ऑफिसर डिटेक्टिव को एक रिपोर्ट देती है और कहती है कि ये उस आदमी की रिपोर्ट है जिसके फिंगरप्रिंट्स तुमने मुझे दिए थे। अब उस आदमी की रिपोर्ट मिलने के बाद डिटेक्टिव सीधा उस आदमी के घर पर पहुंचता है, लेकिन घर में कोई भी मौजूद नहीं होता। और यहाँ जांच करते हुए तभी डिटेक्टिव को एक फैमिली की तस्वीर मिलती है जिसमें किलर भी मौजूद होता है। अब किलर की फोटो देखने के बाद डिटेक्टिव चौंक जाता है क्योंकि यह फोटो डोंगसू के बनाए हुए स्केच से बिल्कुल मैच हो रही थी और अब डिटेक्टिव को उस किलर की असली फोटो मिल चुकी थी। इसलिए वो सीधा अपने ऑफिस जाता है और वहाँ किलर के बारे में और इन्फॉर्मेशन ढूंढने लगता है। वहीं डोंगसू एक मीटिंग में बैठा होता है, लेकिन यहाँ कोई भी उसकी बातों को सीरियस नहीं ले रहा होता है। अब ये सब काफी नहीं था कि सामने बैठा एक आदमी डोंगसू का मजाक उड़ाने लगता है। ये देखकर डोंगसू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डोंगसू उस आदमी को थप्पड़ मारता है। लेकिन डोंगसू रुकता नहीं, बल्कि वो उस आदमी को तब तक थप्पड़ मारता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। वहीं डिटेक्टिव ने उस किलर की फोन रिकॉर्डिंग की वॉइस भी निकाल ली होती है और किलर की वॉइस मिलने के बाद डिटेक्टिव सीधा डोंगसू को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें एक आदमी की आवाज सेंड की है जिसे सुनकर तुम मुझे बताओ कि यह उस किलर की आवाज है या फिर नहीं। अब उस वॉइस को सुनने के बाद डोंगसू उस आवाज को पहचान लेता है और फिर वो डिटेक्टिव से कहता है कि यह उसी किलर की आवाज है। अब जैसे ही रात होती है तो डोंगसू डिटेक्टिव के साथ मिलकर अपने सभी आदमियों को इकट्ठा करता है और डोंगसू सभी लोगों के हाथ में उस किलर की फोटो देकर कहता है कि यह आदमी मुझे किसी भी हाल में जिंदा चाहिए। जिसके बाद सभी लोग किलर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और पूरे शहर के हर एक कोने में किलर को ढूंढने लगते हैं। लेकिन शहर के हर एक कोने को छानने के बाद भी इन्हें किलर का कोई सुराग नहीं मिलता और अगले दिन डोंगसू सड़क के किनारे अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा होता है। इस दौरान तेज बारिश हो रही होती है और तभी डोंगसू की नजर एक स्टूडेंट पर पड़ती है जो तेज बारिश में भीग रही होती है
है। अब डोंगसू था तो एक गैंगस्टर, लेकिन वो दिल का बहुत ही अच्छा था, इसीलिए वो उस लड़की को अपनी छतरी देने लगता है। लेकिन वो लड़की पहले तो छतरी लेने से इनकार करती है, पर डोंगसू जब उसे बार बार कहता है तो वो लड़की डोंगसू से छतरी ले लेती है। और इसी दौरान डिटेक्टिव भी वहां पहुंच जाता है और डिटेक्टिव उस लड़की से कहता है कि तुम्हें अनजान लोगों से सामान नहीं लेना चाहिए, क्या पता तुम्हें सामान देने वाला कोई गैंगस्टर हो। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मुझे तो तुम ही एक गैंगस्टर दिख रहे हो। ये सुनकर डोंगसू मुस्कुराता है और फिर वो लड़की डोंगसू को थैंक यू कहकर बस में बैठ जाती है। अब यहाँ ये दोनों बस में बैठी हुई लड़की को जाता हुआ देखते हैं, लेकिन ये दोनों उस आदमी को नहीं देख पाते जिसकी तलाश ये दोनों पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। दरअसल इसी बस में पीछे की सीट पर वही किलर भी बैठा होता है, लेकिन इन दोनों का ध्यान उस पर नहीं जाता। अब रात को डिटेक्टिव और डोंगसू अपने आदमियों के साथ होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इसी दौरान टीवी पर न्यूज चलती है और बताया जाता है कि किलर ने एक और मर्डर कर लिया है और इस बार किलर ने एक कॉलेज की स्टूडेंट को मारा है। ये सुनकर डोंगसू और डिटेक्टिव काफी मायूस हो जाते हैं और तभी डोंगसू की नजर टीवी में अपनी छतरी पर पड़ती है जिसे उसने बस स्टॉप पर कॉलेज के स्टूडेंट को दिया था। और यह देखकर डोंगसू समझ जाता है कि किलर ने उस स्टूडेंट को मारा है जिसे मैंने सुबह छतरी दी थी। अब उस लड़की की मौत की खबर सुनकर डोंगसू गुस्से से पागल हो जाता है और डिटेक्टिव और डोंगसू ये समझ जाते हैं कि किलर ने अभी कुछ घंटे पहले ही ये मर्डर किया है, इसलिए वह किलर भी यहीं आसपास होगा। और फिर ये सभी लोग उस किलर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इस बार ये लोग शहर के हर एक रेस्टोरेंट, होटल, हॉस्पिटल और हर एक जगह में उस किलर को ढूंढने लगते हैं। और फाइनली एक होटल के ओनर को किलर की फोटो दिखाने के बाद होटल का ओनर उस किलर को पहचान लेता है और इन्हें बताता है कि यह किलर इसी होटल में रहता है। इसके बाद होटल का मालिक किलर का रूम नंबर इन्हें बता देता है और जब ये लोग किलर के रूम में पहुंचते हैं तो वहां इन्हें पता चलता है कि किलर अपने रूम में नहीं है, बल्कि वो किसी काम से बाहर चला गया है। अब ये सभी लोग होटल के बाहर किलर के लिए चुपके से घात लगाकर बैठ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं। अब किलर का इंतजार करते हुए आधी रात हो जाती है, लेकिन वो किलर नहीं आता। यह देखकर उन्हें लगा कि शायद उस किलर को हमारी प्लानिंग के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए यह लोग जाने ही वाले होते हैं कि तभी शहर के बीचों बीच एक ब्लैक कार होटल की तरफ आने लगती है, जिसमें कोई और नहीं बल्कि किलर बैठा होता है। अब जब वो किलर अपने होटल के करीब पहुंचता है तो वो चारों तरफ सन्नाटे को देखते हुए खतरे को भांप लेता है और वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो तेजी से गाड़ी को घुमाकर वापस भागने लगता है। ये देखकर डोंगसू और डिटेक्टिव भी किलर के पीछे लग जाते हैं और ये दोनों काफी दूर तक किलर का पीछा करते हैं। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद ये दोनों किलर की गाड़ी को बीच में लाकर फंसा देते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों किलर को पकड़ पाते वो किलर जल्दी से गाड़ी से निकलकर पैदल भागने लगता है। तब यह दोनों भी किलर का पीछा नहीं छोड़ते और किलर के पीछे दौड़ते हैं। यहाँ डोंगसू के आदमी भी किलर का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन शहर की गलियों में वो किलर इनसे कहीं छुप जाता है और फिर ये सभी लोग अलग अलग होकर किलर को ढूंढने लगते हैं। लेकिन इस चीज का फायदा किलर उठाता है और वो किलर डोंगसू के एक आदमी से लड़ने लगता है। इस दौरान डोंगसू का आदमी किलर पर चाकू से वार करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है, लेकिन आखिर में वो किलर डोंगसू के आदमी को मार देता है और वहां से भाग जाता है। अब कुछ देर बाद डोंगसू अपने आदमी के पास पहुंचता है जिसकी आखिरी सांसें चल रही होती हैं, लेकिन मरने से पहले वो आदमी डोंगसू को बता देता है कि वो किलर इस तरफ भागा है। अब डोंगसू अपने आदमी के बताए हुए रास्ते पर चलकर उस किलर का पीछा करता है और कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे जमीन पर किलर के खून के निशान दिखाई देते हैं, जिसे फॉलो करते हुए डोंगसू एक बार में पहुंच जाता है जहां उसने देखा कि दो लड़कियां गाना गाते हुए रो रही हैं। ये देखकर डोंगसू समझ जाता है कि किलर कमरे के अंदर है। वहीं कमरे के अंदर किलर भी डोंगसू का इंतजार कर रहा होता है और उसका प्लान था कि जैसे ही डोंगसू दरवाजा खोलकर अंदर आएगा तो मैं उस पर चाकू से वार करके उसे मार डालूंगा। लेकिन यहाँ डोंगसू दरवाजा खोलकर अंदर जाने के बजाय दरवाजा तोड़कर किलर के ऊपर हमला करता है और पिछले कई महीनों से ढूंढ रहे किलर को पाकर डोंगसू उस किलर को दरवाजे के ऊपर से ही मारता है और इतना मारता है कि उस किलर की हालत खराब कर देता है। अब अधमरी हालत में उस किलर को डोंगसू पांव से पकड़कर घसीट कर ले जाने लगता है और फिर उसे गाड़ी में डालकर अपने अड्डे की तरफ जाता है, जहां बीच रास्ते में डिटेक्टिव डोंगसू को बार बार कॉल करता है, लेकिन डोंगसू डिटेक्टिव का कॉल अटेंड नहीं करता, जिससे डिटेक्टिव समझ जाता है कि किलर अब डोंगसू के पास है। अब यहाँ डोंगसू उस किलर को अपने अड्डे पर कुर्सी के साथ बांध लेता है और उस किलर को बुरी तरह से पीटने लगता है, लेकिन वो किलर इतनी मार खाने के बावजूद भी हंस रहा था। ये देखकर डोंगसू को
काफी गुस्सा आ जाता है और अब वो किलर को जान से मारने वाला होता है कि तभी फुल स्पीड से डिटेक्टिव डोंगसू के अड्डे में घुसकर डोंगसू को गाड़ी से उड़ा देता है, जिससे डोंगसू बेहोश हो जाता है। इसके बाद डिटेक्टिव उस किलर को पकड़कर गाड़ी में डालता है और फिर उसे सीधा पुलिस स्टेशन लेकर जाता है, जहां ऑफिसर और बाकी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिस खतरनाक किलर को पुलिस की पूरी डिपार्टमेंट नहीं पकड़ पा रही थी, उसे अकेले डिटेक्टिव ने पकड़ लिया। साथ ही यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि कोरिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर पकड़ा जा चुका है। वहीं डोंगसू टीवी पर देखता है कि उसके सारे गैम्बलिंग अड्डे पर पुलिस ने छापा मार दिया है और पुलिस डोंगसू के सभी आदमियों को पकड़कर ले जा रही है, क्योंकि डोंगसू के गैम्बलिंग की मशीन्स फेक थीं, जिससे लोगों को ठगा जा रहा था। इसलिए पुलिस ने डोंगसू के खिलाफ भी वारंट जारी कर दिया है और डोंगसू के खिलाफ ये सारा काम डिटेक्टिव ने किया। लेकिन डिटेक्टिव को इस काम से कोई फायदा हासिल नहीं हुआ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिटेक्टिव को सीरियल किलर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता और किलर हंसते हुए साफ इनकार कर देता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा है। साथ ही उस किलर ने अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाने के लिए अपनी उंगलियों को केमिकल से जला दिया होता है, ताकि चाकू के साथ लगे उसके फिंगरप्रिंट्स मैच ना हो सके। ये किलर बहुत ही ज्यादा चालाक होता है और इसने ये सारी तैयारी पहले से कर रखी होती है। अब सबूत ना होने की वजह से डिटेक्टिव भी कुछ नहीं कर सकता था और डिटेक्टिव मन ही मन सोचता है कि काश मैंने इस किलर को डोंगसू से छीन कर नहीं लाया होता और डोंगसू इसे मार डालता तो अच्छा होता, क्योंकि अब किलर को पकड़ने के बावजूद भी उसके खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से डिटेक्टिव प्रमोशन नहीं हासिल कर सकता और ना ही डिटेक्टिव किलर को मार सकता है। इसके बाद कोर्ट का सीन आता है, जहां हम किलर को देखते हैं और किलर कोर्ट में जज के सामने कहता है कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने किसी को नहीं मारा और पुलिस को असली किलर न मिलने की वजह से यह लोग मुझे फंसा रहे हैं। अब सबूत न होने की वजह से जज भी इस किलर को सजा नहीं दे सकता था और यहाँ पीछे जितने भी लोग बैठे थे जिनके फैमिली मेंबर्स को इस किलर ने मार डाला था, वह सभी रोने लगते हैं। अब सबूत न मिलने की वजह से जज किलर को आजाद करने ही वाला था कि तभी प्रोसिक्यूटर एक गवाह को बुलाता है और वो गवाह कोई और नहीं बल्कि डोंगसू होता है और डोंगसू अकेला वो इंसान होता है जो इस सीरियल किलर से जिंदा बच निकला था। अब वो सीरियल किलर डोंगसू को देखकर उसके चेहरे की खुशी चली जाती है और यहाँ डोंगसू जज से कहता है कि यही वो आदमी था जिसने मुझ पर जानलेवा हमला किया था, लेकिन मैं किसी तरह करके बच निकला। अब यहाँ उस किलर का वकील खड़ा होकर कहता है कि हम एक गैंगस्टर की बात पर यकीन नहीं कर सकते। तब जवाब में डोंगसू उस वकील से कहता है कि अगर इस किलर ने तुम्हारी फैमिली के किसी मेंबर को मारा होता तो तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते। अब इस दौरान किलर हंस रहा होता है, क्योंकि उसे यकीन था कि इन लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और अब मैं जल्द ही आजाद हो जाऊंगा। लेकिन किलर को इस तरह से हंसता हुआ देखकर डोंगसू को गुस्सा आता है और डोंगसू खड़ा होकर अपनी शर्ट उतारता है और जज को अपनी बॉडी पर निशान दिखाते हुए कहता है कि उस दिन इस किलर ने मुझे कहां कहां चाकू से मारा था। साथ ही वो उस किलर का स्केच भी जज को दिखाता है और कहता है कि ये स्केच मैंने तब बनाया था जब मुझ पर इस किलर ने जानलेवा हमला किया, लेकिन यह सबूत काफी नहीं थे किलर को सजा देने के लिए। तब डोंगसू जज से कहता है कि उस रात जब इस किलर ने मुझ पर हमला किया था तब मैंने भी इस किलर के सीने पर चाकू से वार किया और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप इस किलर की शर्ट उतार कर देख सकते हैं। ये सुनकर किलर घबरा जाता है और फिर जब किलर की शर्ट उतारी जाती है तो सच में उस किलर के सीने पर चाकू का निशान था और अब किलर बुरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि इसके खिलाफ सबूत मिल गए थे। और अब किलर के खिलाफ सबूत मिलने पर जज किलर को फांसी की सजा सुना देता है और साथ ही डोंगसू को भी फेक गैम्बलिंग मशीन रखने की वजह से जेल भेजने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन किलर के खिलाफ गवाही देने पर डोंगसू की सजा काफी कम हो गई थी। वहीं डिटेक्टिव को एक खतरनाक सीरियल किलर गिरफ्तार करने पर प्रमोशन मिल जाता है। मूवी के आखिर में हम जेल का सीन देखते हैं, जहां डोंगसू को देखते ही सभी कैदी उसके सामने झुक जाते हैं। वहीं कुछ दूरी पर एक कैदी बैठा होता है जो कोई और नहीं बल्कि वही सीरियल किलर था, जिसे देखकर डोंगसू मुस्कुराता है और यहाँ हमें पता चलता है कि डोंगसू इस जेल में आया इसीलिए था ताकि वो उस किलर से अपना बदला ले सके। और अगले ही दिन जब वो किलर नहा रहा होता है तभी डोंगसू एक रस्सी लेकर उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुमने जो खेल शुरू किया था उसे अब मैं खत्म करूंगा। ये सुनकर उस किलर के गले में सांस रुक जाती है और डोंगसू जोर से हंसने लगता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।